Good morning, everyone. I hope you all in a good health. Aj, today we are going to start the Indian Evidence Act, the demo lectures of Indian Evidence Act. I have already given few demos on Indian Penal Code. Up, you can go to I button and check it out. All the videos related to Indian Penal Code 1860. Before this class, I have already given you the introduction to IPC. Here you can see on the I button. After that, I have also given a lecture on common intention. Basically, I have dealt section 34 of Indian Penal Code. You can see on the I button. Apart from these two lectures, I have also given a demo lecture on abatement, section 107, that is given on the I button. You can check all the videos. Today we are going to start the Indian Evidence Act. Now let's begin with the topic. So today's topic is dying declaration. Now what we will study in dying declaration, basically the first one is, it is given under section 32. Okay, now what are the grounds on which the dying declaration are admitted? So first of all, we will be dealing with section 32, their grounds and their conditions of admissibilities, on basically the essential requirements. What are the essentials requirement on which a dying declaration requires? We will be also dealing with the scope of dying declaration and what are the circumstances on which the dying declaration is relevant. We will be also dealing with, can a dying declaration be used as a sole basis of conviction? So let's begin with the class. Let's begin with the topic. Now before starting the topic, we will be starting with a quotation of Shakespeare. So let me present you the quotation of Shakespeare. Okay, so here is the quotation of Shakespeare, who says that where words are scarce, they are seldom spent in vain. They breathe the truth that breathe their words in pain. Shakespeare. Up, let us understand what it is, what it means and where it comes from. क्या है ये, क्यों है और कहां से आया है? तो जब हम शेक्सपियर को पढ़ते हैं, बिफोर स्टार्टिंग द डाइंग डिक्लेरेशन, लेट अस क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन. तो सबसे पहले तो एक कहानी सुनिए. कहानी शेक्सपियर की एक ड्रामा से ली हुई है और वो ड्रामा है आपका रिचर्ड टू. तो कहानी कुछ ऐसी है कि देयर वाज अ किंग, और हु वाज द किंग, हु वाज द किंग? द नेम ऑफ द किंग वाज ड्यूक. अब किसी ने ड्यूक की हत्या कर दी. अब जब भी किसी का मर्डर होता है तो कुछ उसमें सस्पेक्ट आ ही जाते हैं, मे बी इन्होंने किया हो, मे बी उन्होंने किया हो. इसी तरह से दो लोग ऐसे थे जिनको सस्पेक्ट बनाया गया. पहला थे हेनरी और दूसरे थॉमस. तो जब बात हेनरी और थॉमस पर आई तो ये दोनों आपस में लड़ने लगे कि मैंने नहीं किया है, तुमने किया है, तुम ही ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है. बोथ स्टार्ट फाइटिंग. अब ऐसे में क्या हुआ कि रिचर्ड एक किंग थे. उन्होंने क्या किया कि हेनरी और थॉमस दोनों को ही वहां से भगा दिया जहां पे ये फाइट हो रही थी. अब जो हेनरी थे वो रिचर्ड के कजन थे और थॉमस ऐसे ही कोई थे. तो जब जो रिचर्ड थे, इन्होंने बोला कि तुम दोनों यहां से चले जाओ, दोनों लड़ाई कर रहे थे, दोनों यहां से चले जाओ. तो जो थॉमस थे उनको लाइफ टाइम के लिए निकाल दिया
और जो हेनरी थे उनको 6 ईयर्स के लिए निकाल दिया। तो 6 साल के बाद तुम वापस आना, अभी यहाँ से जाओ, क्योंकि वो उनके कजन थे, लाइफ टाइम के लिए वो दे नहीं सकते थे, तो उनको 6 साल के लिए और थॉमस को लाइफ टाइम के लिए। अब हेनरी के फादर जो थे वो भी किंग थे, उनका नाम था गॉन्ट, जॉन ऑफ गॉन्ट। तो कुछ समय बाद जब जॉन ऑफ गॉन्ट का डेथ होने वाला था, ही इज अबाउट टू डेथ, उस वक्त जो रिचर्ड थे वो किसी दूसरी जगह फाइट कर रहे थे, कहीं पे वॉर चल रहा था, तो वहां पे वो व्यस्त थे, बिजी थे। उन तक मैसेज पहुंचाया गया कि गॉन्ट की जान जाने वाली है, ही इज अबाउट टू डेथ, और वो कुछ कहना चाहते थे रिचर्ड से, क्योंकि हेनरी को तो ऑलरेडी बाहर निकाला जा चुका था। तो रिचर्ड जब भागे भागे आए गॉन्ट के पास, गॉन्ट इनके चाचा जी लगते थे, तो गॉन्ट रिचर्ड से कहते हैं कि मेरा असली बेटा हेनरी है, और मेरी सारा मेरी सारी संपत्ति और मेरा पूरा एम्पायर वो हेनरी का है, तुम्हारा नहीं है। और ये कहकर वो उनकी डेथ हो जाती है। अब रिचर्ड तो ये सोच रहे थे कि 6 साल के लिए उसको बाहर निकाल दिए, सारा प्रॉपर्टी सारा एम्पायर मेरा हो गया, और यहाँ ये जाते जाते ये ऐसी बात कह गए कि सब कुछ हेनरी का है। कई लोग थे वहां पर, कई लोग थे वहां पर। तो ऐसे में क्या हुआ? अब ऐसे में कुछ समय तक रिचर्ड वहां पर राज किए। ये बात घूम फिर कर हेनरी तक भी पहुंची कि सारी की सारी संपत्ति तो हम पिताजी ने मुझे दे करके वो चले गए, उन्होंने ऐसा कहा है कि सब कुछ हेनरी का है। तो हेनरी के साथ कुछ लोग मिल करके, जो छोटे छोटे जगहों के राजा थे, तो सारे राजा मिल करके ये डिसाइड किए कि रिचर्ड से सारा एम्पायर छीन कर हेनरी को दिया जाए। क्यों दिया जाए? एम्पायर तो अच्छे से चल रहा था, रिचर्ड भी चला रहे थे, क्या जरूरत थी कि हेनरी को सारा एम्पायर वापस किया जाए? तो कहीं ना कहीं ये कनेक्ट होता है कि जो डेथ बेड पर है, जो पर्सन डेथ बेड पर है और जो कह रहा है वो सत्य है। वो ये कहता है कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे हेनरी की है, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे हेनरी की है, इसकी काउंटर नहीं हो सकता है। तो शेक्सपियर ने पहले ही अपने स्टोरी में ये बातें हमें समझाने की कोशिश की है। तो ये तो पहली कहानी थी, छोटी सी कहानी थी, जो कि बताता है कि डाइंग डिक्लेरेशन एक रेलिवेंट है, एक रेलिवेंसी है उसका, और मरते वक्त कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, उसकी जुबान पर हमेशा सच होता है। चलिए, तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया हो। अब ये तो शेक्सपियर की कहानी थी, क्या इंडियन सिनारियो में भी ऐसा कुछ है? क्या इंडियन सिनारियो में भी कुछ ऐसा हमें दिखता है जिसे हम कहते हैं कि मरते वक्त कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता? तो आप सभी ने, ज्यादातर लोगों ने रामायण देखी होगी। तो रामायण में जब राम भगवान श्री राम रावण का वध करते हैं, तो जब रावण को तीर लगती है और वो लेटे हुए होते हैं, रा, श्री राम जी लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि तुम जाओ रावण के पास और उनसे कुछ ज्ञान लेकर के आओ। तो लक्ष्मण जी जाते हैं रावण जी के पास,
कुछ ज्ञान लेने के लिए। एक वाक्या है, एक सेंटेंस है जो रावण ने मरते वक्त लक्ष्मण जी को कहा था राम के बारे में। लक्ष्मण, तुम जिस व्यक्ति के भाई हो वो व्यक्ति बहुत महान है, वो बहुत अच्छे हैं। ऑल्दो रावण ऐसी बातें पहले कभी नहीं कहा। जब सीता माता का हरण हुआ तब भी नहीं बोला, जब वो उनको रखा था तब भी नहीं बोला, जब हनुमान आए तब भी नहीं बोला। लेकिन जब वो डेथ बेड पर गए तो उन्होंने बोला कि प्रभु श्री राम बहुत महान है, बहुत अच्छे हैं। तो क्या इससे हम ये नहीं समझ सकते कि जो व्यक्ति अपने डेथ बेड पर होता है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, उसकी बातें हमेशा सत्य होती हैं। चलिए, अब ये तो हो गई फिलोसॉफिकल बातें, हमने शेक्सपियर को देख लिया, हमने रामायण को देख लिया। थोड़ा आते हैं लॉ पर कि लॉ क्या कहता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक डाइंग डिक्लेरेशन। स्टेटमेंट बाय अ पर्सन who cannot be called as a witness. Section 32 Indian Evidence Act 1872. Now let's start with section 32. The first thing कि डाइंग डिक्लेरेशन कौन बनाएगा कि वो रेलिवेंट हो। सबसे पहला सवाल, हु इज टू मेड डाइंग डिक्लेरेशन? कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा, आप बनाओगे, या कोई भी व्यक्ति बना देगा? किस व्यक्ति का डाइंग डिक्लेरेशन, किस व्यक्ति का स्टेटमेंट वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा? तो सबसे पहला, जो व्यक्ति मर चुका हो, हु इज डेड, मरने से पहले उसने कोई स्टेटमेंट दिया हो तो उस स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। दूसरा, हु कैन नॉट बी फाउंड, जो मिल नहीं रहा हो और भूलने से पहले या खो जाने से पहले उसने कोई बात कही हो तो भी वो रेलिवेंट माना जाता है। तीसरा, हु हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, जो इनकैपेबल हो गया एविडेंस देने के लिए, जिंदा है, सामने में है, भूला भी नहीं है, लेकिन अब जो है ये इनकैपेबल हो गया है, लेट सपोज कॉमा में चला गया है, तो कैसे देगा? नहीं दे पाएगा। और whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expenses। तो ये तीन चार सिचुएशंस हैं जिनके स्टेटमेंट को माना जाएगा रेलिवेंट। अब आइए कि कौन कौन से ऐसे ग्राउंड हैं जिनके बेस पर हम डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट कर लेंगे। कौन कौन से ऐसे ग्राउंड हैं? तो सबसे पहला है डेथ ऑफ द डिक्लेरेंट। उसकी डेथ हो गई हो तो हम मानेंगे कि हाँ, डेथ से पहले उसने कोई स्टेटमेंट दिया था। दूसरा, नेसेसिटी। और तीसरा, द सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डेथ विच क्रिएट अ सैंक्शन इक्वल टू द ऑब्लिगेशन ऑफ एन ओथ। एक लीगल मैगजीन है, बहुत ही फेमस, और वो क्या है? नेमो मॉरिट्यूरस प्रिजुमेटर मेंट्री। नो वन व्हेन अबाउट टू डाई इज प्रिज्यूम टू लाई। बहुत क्लियर स्टेटमेंट है। नो वन व्हेन अबाउट टू डाई इज प्रिज्यूम टू लाई। द ट्रुथ सिट अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन।
सच जो होता है मरने वाले व्यक्ति के जुबान पर होता है। आई होप आपको ये ग्राउंड्स समझ में आए हों। तो सबसे पहले समझने के लिए तो ये 3-4 चीजें जो आपने समझा, सबसे पहले कि उस व्यक्ति का डेथ हो गया हो, वो व्यक्ति मिल ना रहा हो, या उसका वो इनकैपेबल हो गया हो एविडेंस देने के लिए, या जिसका अटेंडेंस प्रोक्योर्ड नहीं किया जा सके। ठीक है, आई बात समझ में? ग्राउंड है कि उसका डेथ हो गया हो, या वो नेसेसिटी हो, या ये लीगल मैगजीम जो है जिसकी सेंस ऑफ इम्पीडिंग डेथ का है, जो कि एक क्रिएट करता है, विच क्रिएट्स अ सेंशन इक्वल टू द ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रुथ। चलिए, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स? अगर आपसे कोई पूछता है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में आता है कि व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, बेसिक सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है कि कौन कौन से ऐसे एसेंशियल्स रिक्वायरमेंट हैं डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव होने की। तो सबसे पहला कि स्टेटमेंट किसको दिया जाएगा, टू whom द स्टेटमेंट इज टू बी मेड एंड इट्स फॉर्म। सबसे पहला कंडीशन कि डाइंग डिक्लेरेशन किसको दिया गया है और किस फॉर्म में दिया गया है। अब डाइंग डिक्लेरेशन किसको किसको दिया जा सकता है, पहला सवाल पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि डाइंग डिक्लेरेशन आप किसको किसको दे सकते हैं। तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है कि इट कुड बी मेड टू एनी पर्सन, इट कुड बी मेड टू एनी पर्सन। आप डॉक्टर को दे सकते हैं, अगर आप हॉस्पिटल में हैं, डेथ बेड पर हैं, कुछ बताना चाहते हैं, आप डॉक्टर को दे सकते हैं, मैजिस्ट्रेट को दे सकते हैं, किसी फ्रेंड को दे सकते हैं, रिलेटिव को दे सकते हैं, या पुलिस ऑफिसर को दे सकते हैं। पुलिस भी आती है हॉस्पिटल, तो किसको किसको दिया जा सकता है? डॉक्टर, मैजिस्ट्रेट, फ्रेंड, रिलेटिव, पुलिस ऑफिसर, या एनी पर्सन, किसी को भी दिया जा सकता है। तो सवाल ये है कि सबसे ज्यादा रेलिवेंट किसको माना जाएगा, पुलिस ऑफिसर को दी हुई स्टेटमेंट को, या किसी फ्रेंड को, या डॉक्टर को, किसको, या मैजिस्ट्रेट को, किसको? तो इसका जवाब है मैजिस्ट्रेट को या डॉक्टर को। अगर आपने मैजिस्ट्रेट को कोई स्टेटमेंट दिया है और इसके बाद आपका डेथ हो गया, तो दैट स्टेटमेंट इज मच रिलायबल देन एक्सप्रेसिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। किसी भी मैजिस्ट्रेट को आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा लीजिए, या डॉक्टर को। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कंडीशंस में ही, कि जो व्यक्ति स्टेटमेंट बना रहा है उसका डेथ होना चाहिए, क्या इमीडिएट डेथ होना जरूरी है? एक सवाल ये भी है कि मैं अभी स्टेटमेंट दे रहा हूं और अभी मेरी मृत्यु हो जा रही है, क्या ये जरूरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ डेथ होना चाहिए। इमीडिएट ना हो, कुछ समय बाद हो, लेकिन होना चाहिए। और अगर कहीं से भी कोई चांस बनता है उसके बच जाने का, तो फिर वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन में एडमिसिबल नहीं होगा। वेरी क्लियर। फिर वो डाइंग डिक्लेरेशन कहाँ हुआ? फिर तो सेक्शन 157 में उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, वो कोरबोरेशन में आ जाएगा एग्जामिनेशन में। तो अगर व्यक्ति का डेथ हो रहा है, होने वाला है, इमीडिएट नहीं हो रहा है, कुछ समय बाद हो रहा है, लेकिन डेथ हो रहा है, तो डाइंग डिक्लेरेशन में वो आएगा स्टेटमेंट। और अगर चांसेस हैं बचने के और वो बच गया,
तो वही स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन में ना आकर के 32 में ना आकर के कहाँ चला जाएगा, 157 में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अब वो स्टेटमेंट जो है उसमें कुछ बातें होनी चाहिए, तो किस तरह की बातें होनी चाहिए? स्टेटमेंट जो है इट मस्ट रिलेट टू द कॉज ऑफ हिज डेथ और द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ। या तो उस व्यक्ति का डेथ का इंसिडेंट उसमें हो या उससे मिलता जुलता कुछ हो, इसकी वजह से उसकी हो, कह सकते हैं ना कि इस वजह से हमारी, इस वजह से इसकी डेथ हुई है, तो वो वजह होनी चाहिए। फेमस केस की अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट को लेकर के, सबसे फेमस केस कौन सा है, तो पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939। 1939 में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939। एक सिमिलर केस आया श्रद्धा बिरदी चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इन दोनों ही केस में, चाहे वो पकाला नारायण का केस हो चाहे वो शारदा बिरदी चंद शारदा का केस हो, इन दोनों ही केस में ये कहा गया कि जो स्टेटमेंट है डाइंग डिक्लेरेशन का, वो स्टेटमेंट रिलेट करना चाहिए उसके डेथ से या सरकमस्टांसेस से, जो बता रहा है कि उसका डेथ कैसे हुआ है। या इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनमें इंसिडेंट्स डेथ का ना होकर के किसी और चीज का हो, उसे भी रेलिवेंट माना जाता है। मैं आपको वो समझाऊंगा कहां पर है। अभी आप एक छोटा सा एग्जांपल के लिए इसको ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति है जिसकी डेथ होने वाली है और डेथ के पहले वो कहता है कि मैंने 10 लाख रुपए अपने दूसरे घर के तीसरे फ्लोर पे छुपा के रखा है, तो इसका इसके डेथ से तो कोई लेना देना नहीं है। अब अगर वहां से पैसे निकल जाते हैं तो ये रेलिवेंट है या नहीं है? रेलिवेंट है। यहाँ इन्होंने कहा है कि वहां रखा हुआ है, इस जगह पर रखा हो तो पैसा इन्हीं का होगा। ठीक है, तो अभी आएंगे, इस पर आएंगे, दो चार बातें हैं, इस एक एक करके आएंगे। अब देखिए, क्या डाइंग डिक्लेरेशन का जो स्टेटमेंट है वो कोई भी दे सकता है? तो इसका जवाब है नो। क्या डाइंग डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट कोई चिल्ड्रन दे सकता है? तो नहीं दे सकता है। चलिए, तो क्या डाइंग डिक्लेरेशन चाइल्ड का एडमिसिबल होगा? तो नहीं होगा। आर वर्सेस पाइक केस का नाम क्या है? आर वर्सेस पाइक 1829 का केस है, 1829। कहता है कि कोई भी वो व्यक्ति जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है वो कंपीटेंट एज अ विटनेस होना चाहिए। डिक्लेरेंट मस्ट बी कंपीटेंट एज अ विटनेस। और चाइल्ड जो होता है, अ डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ अ चाइल्ड इज इनएडमिसिबल। आर वर्सेस पाइक 1829। क्या और भी कोई कैटेगरी है जिनको बैंक डिक्लेरेशन देने से एक्सक्लूड किया गया है? तो हाँ, और कौन है वो? अनकॉन्शियस पीपल। आप ड्रंक किए हैं, आप ड्रंकन स्टेट पर हैं, आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया है, आप अनकॉन्शियस स्टेट पर हैं और आप कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो वो स्टेटमेंट जो है इनएडमिसिबल हो जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद स्टेबल माइंड में नहीं है, आपको खुद नहीं पता है कि आप क्या
बोल रहे हैं, आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वैसे व्यक्ति का स्टेटमेंट जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ये भी फेमस केस काका सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, काका सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, AIR 1982, सुप्रीम कोर्ट 1021। तो यहां दो चीजें याद रखिएगा। पहला, चाइल्ड का डाइंग डिक्लेरेशन इनएडमिसिबल होता है, अनकॉन्शियस पर्सन का स्टेटमेंट जो है एज अ डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाता है। इन दो बातों को भूलिएगा नहीं। क्या FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, डाइंग डिक्लेरेशन है? तो एक बहुत फेमस केस लॉ है के रामचंद्र रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1976, के रामचंद्र रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1976। इस केस के जजमेंट में कहा गया कि अगर कोई इंजर्ड व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है जो काफी इंजर्ड है और वो FIR करने आता है थाना, FIR हुआ और FIR होने के बाद उसकी डेथ हो गई, तो वो FIR डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई भी इंजर्ड व्यक्ति अगर थाना आता है, FIR लिखाता है और लिखने के बाद तुरंत उसकी डेथ हो जाती है, तो डाइंग डिक्लेरेशन उसको रेलिवेंट माना जाएगा एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। केस का नाम है के रामचंद्र रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1976। सिमिलर सर्कमस्टांसेस के दो केस और हैं, मनमोहन इल्लाही वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश या जयप्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। दोनों ही 1990, एक 1999 का है, एक 1990 का है। तो ये तीन केस के रामचंद्र रेड्डी, मनमोहन इल्लाही और जयप्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये तीनों ही केस जो है वो FIR एज अ डाइंग डिक्लेरेशन पर डिस्कशन करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन ये तीनों केस को 1 बाय 1 स्लॉट बाय स्लॉट कवर करते हैं, बट दिस इज अ डेमो लेक्चर, तो डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द केस लॉज I used to do these things but only in class. So this is a demo lecture. FIR पर अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो मैं आई बटन में FIR का वीडियो ऐड कर दे रहा हूं, आप यहां से देख लेंगे। चलिए चलिए सेक्शन 32 को समझते हैं। जब आप बेयर एक्ट को पढ़ते हैं और उसके सेक्शन नंबर 32 को गो थ्रू करते हैं, आपको उसमें कुछ क्लॉजेस दिखते हैं। उसके क्लॉजेस में जो दूसरा है 32 क्लॉज 2, तो आप वहां पर जब उसको रीड करेंगे तो आपको दिखेगा कि स्टेटमेंट गिवन अंडर द कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर कोई स्टेटमेंट है जो कि दिया गया है किसी डिसीज्ड के द्वारा और वो किसी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया गया है, तो वो रेलिवेंट होगा कि नहीं होगा। तो कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया हुआ स्टेटमेंट का क्या मतलब? तो इसका मतलब है कि अगर कोई एंट्री है, कोई मेमोरेंडम है, या कोई एक्नॉलेजमेंट है, या कोई रिसीट है, या किसी डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ कोई कंटेंट या डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कोर्स ऑफ बिजनेस में मेंटेन होने वाली चीजें हैं, तो हम इनको कोर्स ऑफ बिजनेस में मेंटेन करते हैं। अब अगर आप इस क्लॉज को बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो इलस्ट्रेशन नंबर बी सेक्शन 32 में जो इलस्ट्रेशंस दिए हैं उसके इलस्ट्रेशंस बी को गो थ्रू कीजिए। सिमिलरली जब आप उसके तीसरे क्लॉज को पढ़ते हैं, सेक्शन 32 क्लॉज 3 को आप देखते हैं, तो उसमें दिया हुआ है कि कोई भी स्टेटमेंट जो कि
अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर है। जब आप अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर को समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें दो इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। आपके सेक्शन 32 के इलस्ट्रेशन में दो ऐसे इलस्ट्रेशंस हैं जो इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर ई एंड इलस्ट्रेशन नंबर एफ। एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। सिमिलर सर्कमस्टांस में मान लीजिए कि अगर कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी के द्वारा दिया गया है और वो किसी पब्लिक राइट का बात करता है, प्राइवेट राइट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, याद रखिएगा, पब्लिक राइट। जैसे किसी बुजुर्ग व्यक्ति से आपने पूछा कि भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाता है, तो उन्होंने बताया कि हाँ ये रास्ता यहाँ जाता है। रोड आपका पब्लिक राइट है, रोड पे जाना। तो अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया गया है जो कि किसी पब्लिक राइट को बताता हो तो वो भी रेलिवेंट है। अभी हमने तीन चीजें देखी, या तो कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो भी रेलिवेंट है, या अगर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर है तो भी रेलिवेंट है, और अगर कोई डिक्लेरेशन पब्लिक इंटरेस्ट के से रिलेट करता है तो भी वो रेलिवेंट है। पब्लिक राइट, नॉट प्राइवेट राइट। प्राइवेट राइट इससे एक्सक्लूड किया गया है। चलिए सेक्शन 32 में क्या कोई ऐसा भी स्टेटमेंट दे सकता है जो किसी रिलेशन को बताए और वो रेलिवेंट हो? तो हाँ, जब आप इसके 5वें क्लॉज को पढ़ते हैं और 6ठे क्लॉज को पढ़ते हैं, 5th एंड 6th क्लॉज ऑफ सेक्शन 32 ये बात करता है रिलेशनशिप के बारे में कि अगर आप कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जो किसी रिलेशनशिप को बताता है, इधर बाय ब्लड और बाय मैरिज और बाय अडॉप्शन, किसी भी फॉर्म में रिलेशनशिप को बताता है तो वो रेलिवेंट माना जाएगा। इसको अच्छे से समझने के लिए आप इलस्ट्रेशन के को रेफर करें, जो इसके इलस्ट्रेशन के में मेंशन किया हुआ है वो आपको 5th क्लॉज को बहुत अच्छे से समझाएगा। अब 5th और 6th दोनों ही रिलेशनशिप का बात करते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? जो आपका 5th क्लॉज है वो बात करता है किसी लिविंग पर्सन का या डेड पर्सन का, लेकिन जब आप बात करते हैं 32 क्लॉज 6 का तो वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर डेड पर्सन का बात करता है। ठीक है। अब जब आप क्लॉज 5 को समझते हैं तो मैंने बोला कि आप इलस्ट्रेशन नंबर के को पढ़िएगा, लेकिन जब आप क्लॉज 6 को पढ़ते हैं तो आप इलस्ट्रेशन नंबर एल एंड इलस्ट्रेशन नंबर एम को पढ़िएगा। तो के एल एम अगर आप इस तीनों को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो किसी भी रिलेशन को बताता हो, वेदर इट इज बाय ब्लड, बाय मैरिज, बाय अडॉप्शन, वेदर इट इज डेड और लिविंग, ये सब रेलिवेंट माना जाता है। क्या ऐसा भी कहीं लिखा है कि अगर कोई कस्टम हो या कोई राइट्स हो तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट भी वैलिड होगा? तो जी हाँ, आप जब इसके क्लॉज 7 को पढ़ेंगे तो क्लॉज 7 कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट में जो कि कस्टम और राइट्स को बताता हो वो रेलिवेंट होगा। फिर से
कोई भी स्टेटमेंट जो किसी डॉक्यूमेंट में मेंशन हो और वो किसी कस्टम और राइट्स को बता रहा है तो वो रेलिवेंट होगा 32 क्लॉज 7। आइए, लेट सपोज एक कंफ्यूजन है, एक पिक्चर है और मैं ये कहता हूं कि अरे ये तो मेरा पिक्चर है, किसी ने मेरी पेंटिंग बनाई है और अपने शॉप पे रखा हुआ है। मैं कहता हूं कि ये तो मेरा पिक्चर है, आपने मेरा पिक्चर मुझसे बिना पूछे लगा दिया। तो शॉप वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, ये आपका नहीं है, ये किसी और का है। तो मैं कहता हूं कि मेरा है, मैं कहता हूं कि मेरा है, वो कहते हैं कि किसी और का है। तो मैं फिर कहता हूं कि ठीक है, 4-5 लोगों को बुलाते हैं और उन लोगों से पूछते हैं। अगर वो लोग कहते हैं कि ये मेरा है तो मेरा है, तो क्या ऐसे सिचुएशन में स्टेटमेंट को वैलिड माना जाएगा? जब आप इसके 8th क्लॉज को पढ़ते हैं तो 8th क्लॉज स्पेसिफिकली कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ सेवरल पर्सन्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। इलस्ट्रेशन नंबर n को पढ़िएगा, जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर n है सेक्शन 32 में, उसको पढ़िएगा। वो कहता है कि अगर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है, वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं और उससे एक स्टेटमेंट निकलता है तो वो स्टेटमेंट भी रेलिवेंट होता है। बहरहाल मैंने सेक्शन 32 के 8 क्लॉज को 5 to 7 मिनट में एंड किया है। ये इतना स्मॉल है नहीं, जब इसको क्लासरूम में डिटेल्स में पढ़ते हैं तो इट टेक्स मोर देन एन आवर, 1 घंटे तक समय जाता है एक एक क्लॉज को समझना और उसको इलस्ट्रेशंस के साथ कोलैबोरेट करके समझना। ये प्रॉपर लेक्चर की बात है, क्लासरूम में डिस्कस किया जाता है। फिलहाल डेमो लेक्चर है इसलिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट बताया कि अगर आपको 32 क्लॉज 2 पढ़ना है तो इलस्ट्रेशन बी पढ़ लें, अगर आपको 32 क्लॉज 3 पढ़ना है तो इलस्ट्रेशन नंबर ई और एफ को पढ़ लें, अगर आपको 32 क्लॉज 4 को पढ़ना है तो इलस्ट्रेशन नंबर आई को पढ़ लें, अगर आपको 32 क्लॉज 5 एंड 6 पढ़ना है तो के एल एम तीनों पढ़ लें। इसके अलावा आपको 32 क्लॉज 7 पढ़ना है और 32 क्लॉज 8 को पढ़ना है तो इलस्ट्रेशन नंबर n को पढ़ ले। तो मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया कि कौन से क्लॉज को कौन से इलस्ट्रेशन के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगा समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपके माइंड में ये सारी चीजें होनी चाहिए कि क्या क्या स्कोप है डाइंग डिक्लेरेशन का, कहां तक डाइंग डिक्लेरेशन का स्कोप है। तो डाइंग डिक्लेरेशन जो है और इसमें दिए हुए स्टेटमेंट्स, ये आपको सिविल और क्रिमिनल दोनों ही प्रोसीडिंग्स में एडमिसिबल होता है। पहला सवाल क्लियर रखिएगा कि कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल दोनों में एडमिसिबल होगा अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट है तो। ठीक है, दूसरा, क्या डाइंग डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट सुसाइड के केस में कवर होता है? तो हाँ होता है। केसेस ऑफ सुसाइड आर ऑल्सो कवर्ड। ठीक है, एक तीसरा कंसेप्ट और माइंड में अच्छे से रखिएगा, कहता है कि जो डिसीज्ड है वो पूरी स्टोरी नरेट करता है और कोई दूसरा व्यक्ति उससे पूछता है कि व्हाट मोर टू से, तुम कुछ और कहना चाहते हो, और वो कुछ और बोलने से पहले उसकी डेथ हो जाती है।
लेकिन उसने अपनी स्टोरी जो है वो नरेट कर दी है। तो क्या वैसे स्टेटमेंट रिलायबल होंगे? तो जी हाँ, वैसे डिक्लेरेशन भी आपको रिलाइड होंगे। चौथा क्या है कि डाइंग डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट जो है, या डाइंग डिक्लेरेशन, इट इज एन एक्सेप्शन टू द हियरसे रूल। अब हियरसे क्या होता है, क्या आपको कभी फिर आपको अच्छे से क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, बट ये चीज याद रखिएगा कि हियरसे रूल का एक्सेप्शन है। चार चीजें हो गई। पांचवा, कि जो डिक्लेरेशन होता है डाइंग डिक्लेरेशन में, वो आपका रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, और वर्बल भी हो सकता है। मतलब अगर आप डेथ बेड पर हैं और कोई पूछता है आपको किसने मारा, आप फिंगर दिखाते हैं, ना ही आपने लिखा ना ही आपने बोला, आपने जेस्चर के थ्रू बताया, वो भी डाइंग डिक्लेरेशन का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट माना जाएगा। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का केस है, आप एक बार जरूर गो थ्रू करें। चलिए, इसके अलावा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि क्या डाइंग डिक्लेरेशन को सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन माना जा सकता है। ये वही बात हो गई कि एविडेंसरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन क्या है। क्या सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के स्टेटमेंट के बेस पर किसी को कन्विक्शन हो सकता है? तो इसमें कुछ केसेस हैं, मैं आपको अभी 5 केस बताऊंगा शॉर्ट शॉर्ट में। डिटेल्ड केस लॉस तो क्लासरूम में डिस्कस होता है। पहला केस आपको है रामनाथ माधव प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 1953 का केस है। तो इस केस में कहा था कि बिना फर्दर कोरोबोरेशन के आप डाइंग डिक्लेरेशन के स्टेटमेंट को सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि ये ओथ पे नहीं लिया हुआ है, इट इज नॉट टेकन ऑन ओथ, ना ही उसका कोई दूसरे एविडेंसेस के साथ कोलेबोरेशन है। उन्होंने कह दिया और आपने मान लिया। इस तरह का कुछ स्टेटमेंट आया आपको रामनाथ माधव प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में। उसके ठीक 3-4 साल के बाद 1958 में एक दूसरा केस आया, कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। और इन्होंने रामनाथ के केस को उल्टा करके रख दिया। इन्होंने कहा, इस केस के जजमेंट में कहा गया कि इट इज रिलाइड, बैंक डिक्लेरेशन को रिलाइड माना गया। कहा कि आप सरकमस्टांसेस को देखिए, हर केस के सिचुएशन और उस केस में हुए सरकमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए आप डाइंग डिक्लेरेशन पर रिलाई कीजिए, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। तो यहां पर जो है माना गया इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एविडेंस, और इसके बेस पर, इसके सोल बेसिस पर कन्विक्शन हो सकता है। फिर उसके बाद एक केस आता है 1980 में, कुसा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। बहुत अच्छा केस है। और इस केस के जजमेंट में कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट का ये कहना है कि जो जज है, जो ऑनरेबल कोर्ट है, अगर ऑनरेबल कोर्ट को एक बार बिलीव हो गया, वंस ही बिलीव ऑन द डिक्लेरेशन, नाउ देर इज नो नीड ऑफ कोलैबोरेशन या कोरोबोरेशन। एक बार ऑनरेबल कोर्ट को अगर डिक्लेरेशन पर बिलीव हो गया तो कोरोबोरेशन की जरूरत ही नहीं है, तो सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन वो हो सकता है। फिर उसके बाद आपको
2003 में एक केस आया, उसके पहले भी एक 1982 का केस आया, मोहनलाल गगन राम केवई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो सिमिलर सर्कमस्टांसेस का जजमेंट आया। अगेन रिसेंटली 2003 में एक जजमेंट आया, पीवी राधाकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, पीवी राधाकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब 2003 में जब ये जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट 2859, तो इसमें कहा गया कि कोई भी स्टेटमेंट जो कि डाइंग डिक्लेरेशन में दिया गया है किसी भी फॉर्म में, वो जेन्युइन माना जाएगा, वो सही माना जाएगा, अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई इन्फॉर्मिटी ना हो, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, या जिसने ये डिक्लेरेशन दिया है वो अनकॉन्शियस स्टेट पर ना हो, और अगर कोई इन्फॉर्मिटी निकलती है तो प्रॉपर स्क्रूटनी करके उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके ये देखा जाए कि क्या वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अगर फिर भी वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनता है और इन्फॉर्मिटी को ठीक कर दिया जाता है, तो कोर्ट सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन उसको मान सकती है। इसी केस में एक और बात कही गई कि लेट सपोज अगर दो स्टेटमेंट है, डाइंग डिक्लेरेशन दो स्टेटमेंट है, मरने के पहले इन्होंने दो स्टेटमेंट दिया है, तो कौन से स्टेटमेंट पर रिलाई कीजिएगा? पहले वाले स्टेटमेंट पर रिलाई करना है कि दूसरे वाले स्टेटमेंट पर रिलाई करना है? तो इन केस ऑफ मोर देन वन स्टेटमेंट, फर्स्ट वन विल बी प्रीफरेबल। जो पहला स्टेटमेंट है उसको प्रिफर किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को बेसिक डाइंग डिक्लेरेशन का कंसेप्ट समझ में आया हो। मैंने कोशिश किया है कि इस डेमो लेक्चर में एटलीस्ट आपको बेसिक समझ में आ जाए। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।